नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा और हम आज बात कर रहे हैं उन लोगों की जो घर के खरीदारों की और बिल्डरों की और उनके लिए जो नया कानून बना है रेरा का जो फुल फॉर्म है वो रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल 2013 का था। इसे 14 अगस्त 2013 को आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने राज्यसभा में पेश किया। मार्च 2016 में ये कानून पास हुआ और अब 1 साल के बाद 1 मई से ये लागू हुआ। इस दौरान राज्यों ने सरकार के बनाए मॉडल पर जो कानून बनाए हैं उनके बारे में बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है। कई राज्यों में ऐसी गुंजाइश भी छोड़ी गई है कि बिल्डर अभी भी बच सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह की खबर आ रही है इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे ये बिल्डरों के लिए जो उनकी तमाम परेशानी है उसे खत्म कर देगा। और यहाँ पर मेरे साथ एक पैनल मौजूद है, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल SK बाहरी हैं जो चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, जिन्होंने रेरा के लिए काफी लड़ाई लड़ी है। प्रत्युष अंबुज एडवोकेट हैं, इंद्रीश गुप्ता को-फाउंडर नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन और अभय कुमार CMD हैं गृह प्रवेश के। तो अभय, मैं आपसे शुरू करूं कि रेरा जो कानून बना है, कहा जा रहा है कि खरीदारों को बहुत राहत मिलेगी। खरीदारों के लिए ये कानून कैसा है? क्या वो सुरक्षित हो पाएंगे? और जो बिल्डरों के हाथ लोग ठगे जा रहे थे कि प्रॉमिस कुछ किया गया लेकिन मिला नहीं, उससे बच पाएंगे लोग? अब ये रियल एस्टेट जो है सबसे बड़ा एसेट क्लास है इंडिया का, और इसके लिए कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं थी, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। अब ये आने से क्या होगा कि आज अभी बहुत रिसेशन के दौर से गुजर रहा है रियल एस्टेट। इसमें बायर्स के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बायर्स के मन में बहुत सारा भय है कि उनके जीवन की सारी जमा पूंजी लग जाएगी, उनको पता नहीं फ्लैट मिलेगा, उनको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये भी खबर है कि जो राज्य हैं, अलग अलग राज्य, उनमें गुंजाइश छोड़ी गई है इसको बदलने की, क्योंकि जमीन जो है वो तो राज्य का स्टेट सब्जेक्ट है। तो आप घर तब बनाएंगे जब वहां पे आपको जमीन मिलेगी। देखिए, आपने खुद ही बोल दिया कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। हर स्टेट कानून सेंट्रल है। हाँ, कानून सेंट्रल है, लेकिन हर राज्य से लागू हर स्टेट के एक बायलॉज भी होते हैं, उसके तहत उनको ये करना होता है। अब जैसे आप कंपैरिजन करेंगी कि किसी साउथ इंडिया के किसी स्टेट की और हिमाचल के स्टेट की, तो दोनों के बहुत सारे लैंड की क्वालिटी ही डिफरेंट है, वहां के कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी डिफरेंट है, तो सब कुछ सेंट्रलाइज नहीं हो सकता। कानून भी तो अलग अलग जगह पे राज्य जो हैं वहां पे उसको बदल के लागू कर रहे हैं। जैसे यूपी में कानून बदले हैं और जो डेफिनेशन है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का, वो उसी को इस तरह से ट्वीक कर दिया गया है कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके रेरा के इससे बच निकलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि रेरा को डाइल्यूट कर दिया गया है, आप ये कह सकते हैं कि रेरा को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द स्टेट। इंद्रेश जी, रेरा से आपको क्या उम्मीद है? हमने तो देखिए 2009 में फ्लैट लिया था और 11 से हम समझ लेंगे एक सैनिक बन गए हैं। कभी किसी से लड़ाई कर रहे हैं, कभी किसी से लड़ाई कर रहे हैं, कभी फ्लैट के लिए, कभी SRPB अप्रूवल के लिए, कभी बिल्डर से, कभी धमकी लेते हैं। बिल्डर, अथॉरिटी और जो पॉलिटिशियंस हैं, इन तीनों ने मिलकर बायर का ऐसा गला दबाया है कि वो बायर जो है वो ICU में पड़ा हुआ है जी। अब ये चाहते हैं कि रिसेशन भी खत्म हो जाए। अब जो ये सोचते हैं कि ICU में बैठा हुआ बायर है वो भी इनका फ्लैट तब से खरीदना शुरू हो जाए। जब तक आप बायर को ऑक्सीजन नहीं देंगे, उसको ICU से बाहर नहीं निकाल के लेके आएंगे, रिसेशन कभी खत्म नहीं होगा। रियल एस्टेट के लिए में जो रेगुलेशन आने के लिए कानून बना, उससे आप जैसे बायर्स को जो ICU में हैं उनको क्या क्या राहत, ऑक्सीजन मिलने वाला है? 2 तरह के हम डिफाइन कर सकते हैं, एक है ओल्ड बायर्स, एक है न्यू बायर्स। जो 1 मई के बाद के जो बायर्स हैं उनको नेचुरल बिल्कुल इसमें बेनिफिट होगा। जो ओल्ड बायर्स हैं उनको इसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ना हमारे को इक्विवेलेंट पेनल्टी मिलने वाली है, ना हमारे को कार्पेट एयर पे फ्लैट मिलने वाला है, ना हमारे को ये स्टैंडर्ड BBA मिलने वाला है, ना हमारी की जो वेबसाइट के ऊपर सारी के सारी NOC देके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो पुराने बायर्स हैं, प्रत्युष आप तो वकील हैं, जो पुराने खरीदार हैं जिनको अब तक ठगा गया या मकान नहीं मिला, हैंडओवर कभी होना था, सालों साल नहीं मिला, उनका क्या होगा? जो कानून बना है वो मेजरली, जैसा आदेश जी ने बताया, कि वो फोकस कर रहा है प्रोस्पेक्टिव और न्यू बायर्स के लिए जो आगे खरीदारी करेंगे। बट इसमें एक जो सेवियर है वो ये है कि जो अभी करंट प्रमोटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए ये है कि एटलीस्ट जो प्रोविजंस डाला है रेरा ने, अगर वो उसको कंप्लाई नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी के नजर में वो एक ब्लैक लिस्टिंग वाले लिस्ट में जाएंगे। बिल्डर्स जो अभी तक क्या मनमानी कर रहे थे जो वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम हैं जो बायर्स पर्सपेक्टिव से होता है। एक तो कि जब बायर पेमेंट कर देता है, पेमेंट करने के बाद भी प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं करता है या फिर प्रोजेक्ट डिले होता है, अहम मुद्दा होता है फंड क्रंचिंग का।
तो जो फंड क्रंचिंग हो रहा है पेमेंट के बाद भी वो पैसा जा कहाँ रहा है। तो इस नए रेरा से ये किया गया है कि 70% जो मनी रियलाइज किया जाएगा प्रोजेक्ट से उसको एक डेडिकेटेड अकाउंट में डालना होगा और उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही यूज किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल बारी, अभी भी जो बिल्डर पैसे लेकर पहले किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे ले लेते हैं, उसके बाद वो घर ना कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, ना वो घर मिला, तो आपने तो रेरा के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी और चाहते थे, तो इससे ये सुनिश्चित कर पाएंगे क्या कि ये बिल्डर्स ना भागें और ख़रीदारों को घर मिले? ये जो रूल्स बनाए जा रहे हैं हरियाणा के भी और यूपी के भी, नवंबर 16 से पहले जो प्रोजेक्ट्स हैं चल रही, जो खाली सुपर स्ट्रक्चर खड़े हैं, वो उनको कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ वही हैं जो बाद में रजिस्टर हुई हैं नवंबर 16 के बाद जी, उनका कुछ फ़ायदा होगा। मगर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन अपना पैंतरा बदलते हैं कि नहीं। ये जो अथॉरिटी बिल्डर को जो लैंड अलॉट करती है, वहीं पर ही वो कैश का जो पार्ट होता है वो करप्शन है। अथॉरिटी का बायर के साथ में, हम फ्लैट बायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। इसमें जब बिल्डर को उसने लैंड अलॉट किया तो उसी के अंदर में ब्राइबिंग होती है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं, तो वहीं से स्टार्ट होता है। और बिल्डर जो है वो जो कैश होता है, वो जो पेमेंट होती है वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को, वो फिर पैसा वो लोन लेता है मार्केट से, वहीं से वो बिल्डर जब डाउन हो जाता है उसको लगता है कि अब ये पैसा कहाँ से निकाला जाए, वो प्री लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च करके बिल्कुल बायर को फंसाता रहता है स्टार्टिंग वहीं से। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसमें अब तक किस तरह की, अभी जब ये कानून नहीं था, कानून के एब्सेंस में क्या समस्या है, कोई आप एग्जांपल दे सकेंगे कि किस तरह की समस्या जो था यूपी के अंदर में, यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 था, जो प्रोविजन रेरा के अंदर में मैक्सिमम प्रोविजन वो उसी के अंदर में भी थी। जो आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट के ऊपर मैप होगा, अप्रूवल्स होंगे, ये यूपी अपार्टमेंट एक्ट में भी था। बिना ओसी बिना सीसी के आप फ्लैट डिलीवर नहीं दे सकते, ये यूपी अपार्टमेंट एक्ट में भी था। जेल का प्रोविजन था, यूपी अपार्टमेंट एक्ट में भी था। मेन चीज है कि कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, जो इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है वही करप्ट है। पहले सब कुछ था यूपी एक्ट में भी, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो अब कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इंप्लीमेंट हो, ये सवाल है। इंप्लीमेंट करने वाले फिर वही है, अथॉरिटी में ही एसीओसी है, वही इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि कोई उम्मीद खास नहीं है? उम्मीद ये है कि जब तक अंदर से विल नहीं होगी, विल पावर होनी चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने की। अदरवाइज कुछ नहीं है। जो रेरा बन ही गया, तो अगर इंप्लीमेंट करने की अगर विल नहीं होगी तो अभी भी इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब क्या है कि ये रेरा को भी इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। ये नया एक्ट है, अभी इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे स्टेट इसको डाइल्यूट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। हाँ, डेफिनेटली वो मैं अभी भी बोलूंगा, वो डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, वो मॉडिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अभी क्या है कि इस एक कदम से, जैसे आपको ये किया गया है कि 70% एस्क्रो अकाउंट में रखना है, अब इसमें एक सबसे बड़ी परेशानी क्या होगी कि इसके कारण से कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट घटने वाला नहीं है। 30-35% इसमें आपका जाता है लैंड के अंदर। अब लैंड के जब तक आपके सारी क्लियरेंसेस नहीं मिलते हैं, जब तक आपको सारे लैंड का वो जो पर्टिकुलर पेमेंट करना वो आपने नहीं किया, तो फिर आप आगे जा नहीं सकते। आप ना तो एडवर्टाइज कर सकते हैं, ना लॉन्च कर सकते हैं, तो वो पैसे तो बिल्डर को अपने पास से लाने पड़ेंगे। तो दैट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज हायर विच विल बी अल्टीमेटली पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। तो इसके कारण से कॉस्ट बढ़ेगा। और एक और भी चीज होगा, बढ़ेंगे बिल्कुल। यहाँ पर ये भी तो रोक लगेगी कि आप के पास आप धोखे में पैसा बिल्ड नहीं ले सकते। हाँ, अभी वो 30-35% वो अपने पास से इक्विटी का लगाएगा। हाँ। तो फिर उसकी पूरी फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो उसको रीडू करना पड़ेगा, और वो बाकी 70% उसको एस्क्रो अकाउंट में रखना है। ही कैन नॉट टेक इट आउट। तो नए लॉन्चेस नहीं होंगे उस कारण से। और इसमें क्या होगा, कॉर्पोरेट ज्यादा घुसेंगे, नहीं होंगे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी तो लॉन्चेस इतने हो गए हैं, मकान इतने खाली पड़े हैं कि लोग सड़कों पे नुक्कड़ पे लेके खड़े रहते हैं, पैम्फलेट की मकान खरीदते, साथ में गाड़ी फ्री मिलेगी। आम्रपाली का एग्जांपल लेता हूं। आम्रपाली का ग्रेटर नोएडा के अंदर में 25 प्रोजेक्ट हैं, एक भी डिलीवर नहीं है। मैं ऐसा किया कि जाओ अप्लाई करो, लैंड मिल जाती है। कहीं ना कहीं जैसे वीस्ट टाउन है, इसका कोई सीन ही नहीं समझ आता। यूनिटेक देखिए, अभी तक एक भी डिलीवर नहीं है पूरे इंडिया में। तो ये सब चीजें जो हैं कि ये कहीं ना कहीं आके रोक तो लगनी चाहिए। जब भाई साहब ने भी बोला कि लैंड बढ़ेगा कॉस्टिंग, इसमें देखिए ट्रांसपेरेंसी अगर बढ़ेगी, अगर तो बैंक से भी आपका फंडिंग होगी। अभी आप लोग जो है 2%, 3% के हिसाब से
बाहर मार्केट से पैसे लेते हैं। तो अभी जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इसमें रेगुलेटर होगा, बिल्कुल ठीक से वैल्यूएशन होगी प्रोजेक्ट की, तो इनको बैंक्स भी लोन दे देगा जो 8% 10% के ऊपर। तो मेरे हिसाब से कॉस्टिंग कम होनी चाहिए। कॉस्ट आप कह रहे हैं कम होगा, आप कह रहे हैं कि बढ़ेगा कॉस्ट। आपको क्या लगता है कि बिल्डर्स, एक तो बिल्डर्स कैसे रेगुलेट होंगे? एक अच्छा पॉइंट तो है कि बिल्डर्स को आप ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे मकान खड़े हुए हैं और ख़रीदार उसके नहीं हैं, पैसे ला के कहीं से मकान जो है वो, तो उस पर रोक लगेगी कि नए लॉन्चेस, गलत वादे के साथ नए लॉन्चेस ना हो कम से कम। हाँ, इस पे 100% रोक लगेगी। रीज़न बीइंग कि एक्ट में ये स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आप अग्रीमेंट के पहले सिर्फ 10% ही बायर्स से एक्सेप्ट कर सकते हैं। वंस द प्रोजेक्ट एक बार रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद ही आप पैसे को मांग सकते हैं बायर से। और जैसा ये है कि 70% मुझे रखना है डेडिकेटेड अकाउंट में, वो भी पैसा तभी निकलेगा डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। जी जी। और आप जो कह रहे हैं कि आप 10% ही बायर से एक्सेप्ट कर सकते हैं पहले, तो ये जो है वो सभी स्टेट्स में लागू होगा या वहां पर भी स्टेट्स अपने अपने हिसाब से इसको बदल सकते हैं? इसमें अभी तक जो हम लोग का जो रिसर्च बता रहा है, इसमें कोई डाइल्यूशन नहीं देखा गया है। तो उस हिसाब से तो बिल्डर्स पे कम से कम इस पे रोक लगेगी कि आप मनमाने पैसे लेके लोगों से और फिर गायब हो जाएं, ये नहीं हो पाएगा। जरूर ये तो होगा ही, क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है ये खास बिल्डर्स को रोक लगाने के लिए है, मगर बिल्डर्स की नीयत ठीक होनी चाहिए। क्योंकि पहले मैं गुड़गांव में पहले एक फ्लैट लिया था, उसमें कोई मुश्किल नहीं थी, पार्किंग ठीक टाइम पे मिली, डिलीवरी ठीक टाइम पे मिली, सब कुछ एज प्रॉमिस्ड मिला। उसके बाद बिगड़ गए बिल्डर्स और उन्होंने चीटिंग करनी शुरू कर दी बायर्स की। और अभी तो हमारा एक्ट, हरियाणा अपार्टमेंट ओनर्स एक्ट 1983 was made out of all the world's acts, apartment acts taken, the essence of it is in that. Magar implementation was not there. So it is not only the intention of the builders which is in question, it is also the intention of the bureaucrats. अब तक जो कानून नहीं था या कानून के अभाव में किस तरह की परेशानियां खरीदारों को हो रही थी। हर दूसरे दिन एक लॉन्च होता है प्रोजेक्ट, उसके आप विज्ञापन सुनते हैं रेडियो पर, तमाम जगह इश्तिहार, लेकिन घर लोगों को फिर भी मिले नहीं और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। सालों साल अपनी जमा पूंजी लगाने के बाद वो घिसटते रहते हैं कि उन्हें उनका मकान मिल जाए, जो कि नहीं हो रहा था। तो क्या ये कानून उस पर रोक लगा पाएगा? ब्रेक के बाद।